नमस्कार एमपी, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सजीव फोन इन प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कार्यक्रम सजीव है और इस कार्यक्रम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे आज का जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ, बहुत सारी जानकारी हम आप सभी के साथ साझा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे फ़ोन नंबर्स भी नोट करने होंगे। तो जल्दी से हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे आज के विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा विषय क्या है कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अब बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि, क्योंकि आज का दिन क्या है, क्या तारीख है, क्या महत्व है, ये जानना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। देखते हैं आज की तिथि। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079 के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया, तदनुसार 13 सितंबर 2022। दिन है मंगलवार। मंगलवार का दिन है, बेहद खास दिन होता है मंगलवार का। मंगल हो सभी का, इसी आशा के साथ कार्यक्रम की भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई ये तो हो गई आज की तिथि हमने आपको बताई है, लेकिन किसी अच्छे विचार के साथ हमें हमेशा ही किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम आपको विचार भी बताना चाहते हैं। देखते हैं क्या है आज का विचार। आज का विचार हमें दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। वो कहते हैं कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे तो आपको अपने पथ पर अग्रसर रहते हुए सही मंजिल की ओर बढ़ना होगा और आपका निश्चय जो है वो होना चाहिए, दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो भाई ये तो हो गया आज का विचार, लेकिन आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी खास बातें घटित हुई थी, आइए वो भी जान लेते हैं। देखते हैं इतिहास में आज यदि हम बात करते हैं 1923 की, तो स्पेन में सैन्य तख्ता पलट गया था। मिगेल डे प्रीमो रिवेरा ने सत्ता संभाली और तानाशाह सरकार की स्थापना की थी। 1929 में जितेंद्र नाथ दास, जिन्हें यतीन्द्र नाथ दास भी कहा जाता है, उनकी भूमिका भूख हड़ताल के 63वें दिन लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1968 में अल्बानिया वॉइसराय संधि से अलग हो गया था। और 97 की यदि हम बात करते हैं तो हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार शायर अनजान का आज के दिन निधन हुआ था। यदि हम 2000 की बात करते हैं, सन 2000 की बात यदि हम करते हैं, तो भारत के विश्वनाथ आनंद ने शैनयान में पहला फिंडे रंजीत जो शतरंज विश्व कप था उसे जीता था। 2001 की जब हम बात करते हैं तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जो अमेरिका ने योजना बनाई थी, दबाव बनाया था, वो पाकिस्तान में वो बनाया गया था। 2009 में चंद्रमा पर बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ था। और 2013 में तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिन्हा का आज के दिन निधन हुआ था। तो ये बात हो गई आज के इतिहास की। ये बातें हैं कुछ जो आज के दिन इतिहास में खास हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं जो 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसमें हमारा यही प्रयत्न है कि हम याद करें उन क्रांतिकारियों को, उन वीरों को जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे सुने अनसुने सभी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम शत शत नमन करते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या है आज का विषय जिस पर हम आज की चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है साइबर अपराध और जागरूकता। साथ ही साथ हम बात करेंगे पितृपक्ष की और उस पर विशेष कुछ खास बातें आपको बताने भी वाले हैं। हम आपको बता दें हमारे आज के खास मेहमान कौन हैं। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वैभव अग्रवाल जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी वैभव जी से हम बात करेंगे साइबर क्राइम विषय पर और रघुवीर जी से हम बात करेंगे पितृपक्ष पर। तो यदि आपके मन में भी इन विषयों से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स एक बार मैं फिर से आपको नोट करा दूं। हमारे नंबर्स हैं 1800233040 और हमारा दूसरा नंबर है 0755266049। इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है,
यदि हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे जहन में जो शब्द आता है वो शायद इंटरनेट से संबंधित यदि कोई अपराध होता है तो उसे साइबर क्राइम कहा जाता है। लेकिन असल में क्या होता है, आइए जानते हैं वैभव जी से। सर, सबसे पहला प्रश्न जो हम आपसे करना चाहेंगे वो यही है कि आखिर साइबर क्राइम होता क्या है? ये साइबर क्राइम जो हम लोग समझते हैं, दरअसल वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके किए गए किसी भी क्राइम को लेते हैं। अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो जो कानून कहता है उसमें साइबर क्राइम की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी हुई है जी। लेकिन आम जनता अगर इसको समझना चाहे तो ऐसा समझ सकती है कि हर वो चीज़ हर वो क्राइम जिसको करने के लिए आपको इंटरनेट के उपयोग की ज़रूरत पड़ती है, या हर वो क्राइम जिसको आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, साइबर क्राइम की परिभाषा में आ जाता है। किसी एक अपराध की परिभाषा में आता है, नहीं तो फिर किसी कानून के दूसरे अपराध की परिभाषा में आता है। जी बिल्कुल। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरनेट से संबंधित चीज़ें जो भी होती हैं, इंटरनेट यूज़ करने के साथ जो भी अपराध होते हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब आम जनता जानना चाहती है तो अक्सर इंटरनेट को फ़ोन से जोड़ा जाता है, लैपटॉप से जोड़ा जाता है और उससे संबंधित जो भी अपराध हैं उसे साइबर क्राइम के तहत माना जाता है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं, क्योंकि शुरुआत है हमारे आज के कार्यक्रम का और विषय का भी। तो यदि हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है, क्या वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है? या फिर इस तरह की कोई दूसरी घटनाएं होती हैं, क्या वो भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं? ये भी आप ज़रूर बताएं। इसको मैं टेक्निकली फिर थोड़ा सा बांटना चाहूँगा। साइबर क्राइम वो क्राइम जो आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत आता है, वो क्राइम, या फिर वो क्राइम जो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि साइबर दुनिया से जुड़ा हुआ है इसलिए वो साइबर क्राइम है। जी। तो जो आपने एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न आपने पूछा कि यदि किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो इसके दो स्टेप हैं। पहला ये आपका मोबाइल चोरी हो जाना, और दूसरा स्टेप ये कि आपके चोरी के मोबाइल से किसी अन्य तरह का अपराध करना। अब आपका जो मोबाइल चोरी हुआ है ये नॉर्मल आईपीसी अपराध यानी कि इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ये चोरी का अपराध है, परंतु मोबाइल का चोरी हो जाना मात्र आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का अपराध नहीं है। ये हुई पहली चीज़। अब आने हम कि हमारा जो फ़ोन चोरी हुआ है, इस फ़ोन ने चोरी करने के बाद इसका इस्तेमाल कर लिया गया इस फ़ोन का किसी की अश्लील पिक्चर को वायरल करने में। तो अब जो ये अश्लील पिक्चर को वायरल किया गया है चोरी के फ़ोन से, तो इसमें अश्लील पिक्चर को वायरल करना ये आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध हो जाता है। तो इसलिए इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर सिर्फ चोरी हुई है तो आईपीसी ऑफेंस है, और अगर उसके आगे भी कुछ हुआ है तो हो सकता है वो आईटी एक्ट की परिधि में भी आए। बिल्कुल। तो ये चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी। आइए अब बात करते हैं पंडित डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी से। पंडित जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि पितृपक्ष कब से आरंभ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मोनिका जी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा जी, पक्ष जो हमारा होता है भारतीय मास के अनुसार उसकी गणना यदि करते हैं तो 15 दिन का माना जाता है, किंतु पितृपक्ष 16 दिन का होता है। 16 दिन इसलिए कि अपनी भारतीय तिथियों के अनुसार प्रतिपदा से लेकर के गणना करते हैं तिथियों की। तो पितृमोक्ष अमावस्या पर 15 दिन हो जाते हैं। अब पूर्णिमा का श्राद्ध कब हो तो पूर्णिमा से गणना की जाती है। ये भाद्रपद की पूर्णिमा से गणना करते हैं, तो पूर्णिमा पहला श्राद्ध होता है और फिर प्रतिपदा द्वितीया है ना, द्वितीया को तीसरा, इस प्रकार से गणना करते करते और पितृमोक्ष अमावस्या पर सारे पितर का समापन होता है, पितृपक्ष का समापन होता है। इस प्रकार से यह पक्ष पितृपक्ष 16 दिन का माना जाता है। जी, ये हमारे शास्त्र बिल्कुल, यानी कि 16 श्राद्ध होते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन के श्राद्ध किए जाते हैं। आइए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं कि क्या है उनका सवाल। नंदस्वरूप मिश्रा जी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। क्या सवाल है आपका? जी हो रहा है तो उसको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और किसके पास उसको जाना चाहिए? जी सर। आप नंद कुमार जी, आप उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, तो पहले मैं ये बता दूं कि आपके उत्तर प्रदेश में इसका सिस्टम क्या है। आपके उत्तर प्रदेश में एक हेल्पलाइन नंबर चलता है 112 112। आपके साथ यदि कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप 112 या 1930 इन दोनों नंबर्स में से किसी को भी डायल कर सकते हैं। इन नंबर्स पे आपको तत्काल अपने अपराध की जानकारी देनी चाहिए
और यदि वो फाइनेंशियल फ्रॉड है तो मेरी अपनी राय में मैं आपको कहूँगा कि आप नज़दीकी थाने जल्द से जल्द पहुँच जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम फ़ोन पे बताते हैं, वो चीज़ें सामने समझ में आए, इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स या डिटेल्स रहें। अब एक दूसरा सिनारियो है कि यदि आपके अलावा भारत के किसी अन्य राज्य में किसी के साथ ये घटना होती है तो वो किस तरह से इस घटना की रिपोर्ट करे। जी बात फिर वही आ जाती है, एक भारत सरकार ने नंबर जो दिया हुआ है जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है, मैं इसको दोहराना चाहूँगा, 1930। इस नंबर को नोट कर लें, 1930। ये नंबर भारत में आप कहीं से भी लगा सकते हैं और जब भी आप इस नंबर को डायल करेंगे आपके अपने स्टेट में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो पुलिस का सिस्टम है, उस पर यह नंबर पहुंचेगा, आपकी बातों को सुना जाएगा और आपके साथ होने वाले कम से कम वित्तीय अपराधों में तत्काल फ्रीजिंग की कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। तो यदि आप जल्दी इस नंबर को डायल कर देते हैं तो उम्मीद है कि आपके साथ होने वाले वित्तीय अपराधों में आपके पैसे बच जाएं। वित्तीय अपराधों के अतिरिक्त यदि कोई और साइबर अपराध हुआ है तो आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं घर बैठे। तो फिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी शिकायत को लेकर के नज़दीकी थाने पे या नज़दीकी साइबर थाने पे, दोनों में से कहीं भी पहुँच जाएंगे तो आपको जल्दी राहत मिलेगी, ये पक्का है। बिल्कुल। तो नंद स्वरूप जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जैसा कि आपने पूछा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सर जब भी हम ऐसी कोई सी डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें इंटरनेट की सुविधा रहती है तो उसे इस्तेमाल करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ये प्रश्न अपने आप में एक पूरा सेशन मांगता है जी। परंतु कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको, जब हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो हमको 2-3 चीज़ें तो ज़रूर ही करनी चाहिए। सबसे पहला मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जो बैंक के OTP वाले नंबर है और जो आपका नंबर है जिसमें आप पूरे घर से, परिवार से या दुनिया के बाकी सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को अलग कर लें। जी। एक नंबर जिससे आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और एक नंबर जिससे आप सिर्फ अपने बैंक से जुड़े हुए हैं। और ये जो बैंक के OTP वाला फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर को अपने स्मार्टफोन में नहीं रखते हुए एक दूसरे कीपैड फ़ोन में रखें। कीपैड फ़ोन जिसमें कि बटन्स होती हैं। जी। तो बटन वाले फ़ोन में रखने से आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि कोई भी मैसेज आएगा तो आप उसको ध्यान देंगे क्योंकि आपको पता है ये बैंक का ही मैसेज है। और दूसरा ये कि अगर कोई प्रयास भी करे तो इंटरनेट का फ़ायदा उठा के आपके बैंक वाले इस फ़ोन को हैक नहीं कर सकता। ज़्यादातर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हमको ये देखने को मिलता है कि आपका OTP लेने के लिए या तो आपके फ़ोन को हैक किया जाता है या आपको कुछ बन के फ़ोन किया जाता है जिससे वो आपका OTP ले पाए। तो यदि आप ये नंबर सेग्रीगेट कर देंगे तो चांसेस आपके फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसने के कम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, इसकी आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अशोक जी आपका, आपने जबलपुर से कॉल किया है, क्या प्रश्न है आपका? जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और हमें डायरेक्टली फ़ोन से सुनिए तो आपका प्रश्न हमें अच्छे से सुनाई देगा। जी हाँ, मैं जबलपुर से अशोक बोल रहा हूँ मैडम जी। जी बोलें, स्वागत है आपका। जी, अपना प्रश्न पूछे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मोबाइल गुम जाते हैं, महंगे और सस्ते, तो वो कभी मिलते ही नहीं। तो इनको पकड़ने के लिए कौन सा तरीका है आपके पास? आपके पास तो एक चेक मशीनरी है। जी बिल्कुल, सर ने शुरुआत में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया था। सर तब भी कॉलर का फ़ोन आया तो हम चाहेंगे कि आप पुनः। देखिए, अगर आपका मोबाइल गुम जाता है तो आप अपने नज़दीकी थाने में मोबाइल गुमने की रिपोर्ट ज़रूर कर दें। आपके प्रश्न का एक हिस्सा ये भी है कि हमारे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपका मोबाइल ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, सच है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका मोबाइल बिल्कुल ढूंढ सकती हैं, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि आपके मोबाइल का कहीं फिर से इस्तेमाल हो। तो आपका मोबाइल यदि चोरी जाता है तो आप सिर्फ पास के थाने में चले जाएं, उसकी रिपोर्ट कर दें, बिल के साथ जाएं, अपना IBI नंबर लिखवाएं और फिर पुलिस पे छोड़ दें। पुलिस ज़रूर उसको ढूंढ निकालेगी। बहुत सारे फ़ोन्स मिलते हैं पुलिस को। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हम बात कर रहे थे कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बात सर ने हमें बताई थी कि हमें 2 फ़ोन्स रखने चाहिए, एक कीपैड और एक फ़ोन जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्मार्टफोन कहा जाता है। और जो कीपैड वाला फ़ोन है उसे हम बैंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हम चाहेंगे कि आगे और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो बताएं। जी, दूसरा 3 शब्द मैं आपसे कहूँगा। इन 3 शब्दों में मुझे लगता है कि आपके साइबर अपराध से बचने की सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जी। एक है डर, एक है आलस और एक है लालच।
तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जो आपको डराता है, जैसे कि आपके फ़ोन को अभी बंद कर दिया जाएगा अगर आपने ऑनलाइन केवाईसी अपडेट नहीं की, या आपकी बिजली अगले 2 घंटों में कट जाएगी अगर आपने उस बिजली का बिल तत्काल नहीं भरा, तो ये जो भी मैसेज आपको डराता है, कृपया डर से दूर रहें और ऐसे सभी मैसेजेस के दिए हुए लिंक को क्लिक करने से पहले या उन पे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करने से पहले आप इन मैसेजेस की सत्यता जान लें। और कैसे जानेंगे? बिजली विभाग में बात कर लीजिए कि क्या आपका बिल वास्तव में नहीं भरा गया है, बैंक में बात कर लीजिए कि क्या वास्तव में आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है। ठीक है जी। 2 चीज़ें। दूसरा शब्द है आपका इस डर के बाद आलस। आलस हमको ये कहता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर बैठे मिलने वाली हैं। आप घर बैठे क्लिक करेंगे, आपको इंश्योरेंस करा लीजिए, आप घर बैठे अपना बैंक अकाउंट खोल लीजिए। तो हम थोड़ा सा अगर इस आलस से दूर रहें और इन चीज़ों को करने के लिए बजाय सिर्फ लिंक्स पे क्लिक करने के हम बैंक जाके पता कर लें कि क्या इस तरह हमारा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम अपने इस आलस से निजात पाएंगे, तो साइबर क्राइम से निजात पाएंगे। और तीसरी चीज़ आती है हमारा लालच, कि आपको लॉटरी लगी है, तत्काल जो है 20,000 रुपये दीजिए और बदले में आपको 2 लाख की लॉटरी, या आपको आईफोन चाहिए 5,000 रुपये में मिल रहा है। तो ये हमारी लालच है। अगर हम इस तरह के लालच वाले मैसेजेस को रिप्लाई करना या उनके दिए हुए लिंक्स को क्लिक करना बंद कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की संभावनाएं 99% कम हो जाएंगी। हम जितने मोडस ऑपरेंडी देखते हैं वो इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही अमूमन घूमते हुए हैं। चाहे उसमें आपकी अश्लील क्लिप वायरल करने के लिए आपको डराया जाए, चाहे आपको आपकी क्लिप के बदले पैसे मांगे जाएं। तो डर, आलस और लालच, इन 3 शब्दों से बचेंगे तो आप साइबर क्राइम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल, डर, आलस्य और लालच, इन चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। हमारी बहुत सारी साइबर क्राइम से संबंधित समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए पुनः बात करते हैं रघुवीर प्रसाद जी से। पंडित जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी क्रियाएं हमें इन 16 दिनों में करनी चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने प्रस्तुत की है। देखिए, पितृपक्ष में क्या होता है, कुश के द्वारा, कुश जो घास होती है जी, उसकी एक अंगूठी बना करके उंगली में पहन करके, और स्नान करने के लिए कुछ ले करके, तिल काला, विशेष करके काला ही तिल का प्रयोग करते हैं श्राद्ध पक्ष में, काला तिल, चावल और लोटा लेकर के किसी सरोवर, तालाब, नदी अथवा किसी जलाशय में, और जलाशय नहीं है तो घर पर ही खुले में जाकर के गीले वस्त्रों में ही स्नान करें पहले, और गीले वस्त्रों में ही वो जल लेकर के और तिल लेकर के, तिल डाल करके, थोड़ा सा उसमें दूध भी मिलाया जाता है लोटे में, और वो उससे तर्पण से तात्पर्य उसको समर्पित करते हैं। जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, इसी प्रकार से पितरों के लिए भी जलदान किया जाता है, तिलोदक कहते हैं उसको। और चूंकि पितरों का निवास दक्षिण दिशा में होता है, दक्षिण दिशा की ओर होता है, दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है, पितृलोक भी उधर ही है, और चंद्रमा के कुछ ऊपर पितरों का निवास माना गया है। पितरों के देवता कहलाते हैं पितृदेव, आर्यमा उनका नाम है। आर्यमा दिति और कश्यप के पुत्र थे, तो उनको नित्य पितर का संज्ञा, नित्य पितर की उपाधि उनको दी गई है। उनका पूजन करते हैं, और पूजन करते समय, अर्घ्य देते समय एक मंत्र बोला जाता है संस्कृत में, उसको बोलते हैं अस्मत् गोत्रे, अपना गोत्र, और अस्मत् पितामह, अपने पितामह का नाम लेते हैं, और कहते हैं वसुरूपत, वसुरूप में, और तृप्यतम इदम तिलोदकम, इस तिल और उदक से, जल से, चूंकि संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाती है, इसीलिए संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए प्रत्येक के लिए, ये विधान है। और गंगा जलम च तस्मै स्वधा, देखिए देवताओं को समर्पित करते समय स्वाहा कहा जाता है, शिवाय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, लेकिन पितरों का समर्पण, पितरों को कोई भी सामग्री समर्पित की जाती है तो स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। पिता पितृभ्य स्वाहा स्वधा, पितामहेभ्य स्वधा, और 3 बार स्वधा 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 इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। और जल में ही, कमर तक जल में खड़े होकर के करने का विधान है। यदि जलाशय नहीं है तो ऊपर खुले में, आसमान में भी ये सब किया जाता है, और पितरों का नाम लेते हुए। जी, ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आप जल्दी से प्रश्न पूछें। जी, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। जी, मेरा गोस्वामी जी से एक प्रश्न है
जी जी हेलो। जी 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 गोस्वामी जी से ये प्रश्न है, जी जी क्या ये पितृपक्ष का श्राद्ध केवल भारत में ही मनाया जाता है? वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में इसको मनाया जाता है क्या? देखिए- और मनाया जाता है तो कब मनाया जाता हाँ है? नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न, बहुत अच्छी और जिज्ञासा है साइबर आपकी। एक्सपर्ट से दूसरा प्रश्न है मेरा जी, कि पूछें। कोई भी साइबर क्राइम होने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने की टाइमिंग क्या होती है, टाइम लिमिट क्या होती है? तो ठीक है, बिल्कुल। पंडित जी पहले आप साहू जी मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बतला रहा हूँ। देखिए, पितृपक्ष का जो संबंध है वो वैदिक काल से है, भारतीय संस्कृति, अनादि संस्कृति। यजुर्वेद में कहा गया है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्व के लिए वर्ण करने योग्य संस्कृति, प्रथम संस्कृति, आद्य संस्कृति भारतीय संस्कृति मानी गई है। और भारतीय संस्कृति अपने पूर्वजों का, पितरों का सम्मान करने का उपदेश हमें देता है। जी। देखिए, शिक्षावल्ली में दीक्षांत उपदेश देते समय आचार्य कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो माता और पिता को देवता का स्वरूप देने, देव श्रेणी में स्थापित करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में। तो भारतीय संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में, विश्व के द्वारा वर्ण करने योग्य हमारी संस्कृति है, तो जो जहाँ भी है उसको कर सकता है, पर वैदिक विधान के अनुसार ही उसको करना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति में ही पितृपुरुषों का, पितरों का तर्पण सम्मान करने का विधान। देखिए, हमारे यहाँ तो नित्य प्रति प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, ये परंपरा भारतीय संस्कृति में है। जी। विदेशों में, पाश्चात्य संस्कृति में तो एक दिन मना लिया फादर डे, एक दिन मना लिया मदर डे। तो कहने का तात्पर्य है वो हमारा अनुकरण कर सकते हैं, हमको उनका अनुकरण नहीं करना है। क्योंकि देखिए, वैदिक साहित्य, हमारे वेद ही, ये सारे वैज्ञानिक भी मानते हैं, सारा विश्व मानता है कि वेद ही सबसे पहली पुस्तक है इस दुनिया में लिखी जाने वाली। जी। तो सारा का सारा ज्ञान का संकलन वेदों में है। बिल्कुल। और वेदों के द्वारा ही सारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, चूंकि भारतीय संस्कृति भारत से ही उत्पन्न हुई, ज्ञान का प्रादुर्भाव भारत से ही हुआ है, इसलिए भारतीय संस्कृति का ही यह उपदेश है कि अपने पूर्वजों को, पितरों को सम्मान दीजिए। जहाँ भी आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, कोई भी इसका अनुकरण कर सकता है। और हमको खास करके भारतीय हिंदू समाज को, सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए इसका अनुपालन करना ही चाहिए, यह नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, यानी कि प्रदीप जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, इन्हीं 16 दिनों में मनाया जाता है, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। वैभव सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके लिए भी प्रश्न यही था उनका कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए साइबर अपराध होने के बाद रिपोर्ट करने की? इसका जवाब मैं पंडित जी के शब्दों में ही देना चाहूँगा। जी। शुभस्य शीघ्रम। बहुत अच्छा। आप क्या बात है। साइबर अपराधों में जितनी जल्दी पुलिस के पास पहुंचेंगे, हमारे पास आपको राहत देने के लिए उतनी सारी चीज़ें बची रहती हैं। मूलतः एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो अगर आपके साथ आपका कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, वित्तीय धोखाधड़ी हो गई है, तो हम आपके अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाते ही अगर आप हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसको रोक पाने की स्थिति में होंगे। परंतु यदि दूसरे अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट्स में फैल गया, तो जब तक हमको ये पता चले कि वो कहाँ कहाँ गया है, तब तक पैसा भारत के या विश्व के अनगिनत कोनों से निकल चुका होता है। तो आप जितनी जल्दी आएंगे, हम पैसा ब्लॉक करा पाएंगे। सोशल मीडिया क्राइम्स की बात करें, आपके किसी फ़ोटो की वायरल होने की बात करें, तो उसमें भी आप जितनी जल्दी आएंगे, उतनी जल्दी हम उस URL को या उस वेबसाइट को ब्लॉक करा पाएंगे जिस पे आपके विरुद्ध या किसी अन्य के विरुद्ध कोई अनुचित चीज़ है। यदि वो बहुत सारी जगहों पे फैल जाएगी, तो इंटरनेट की दुनिया से किसी भी चीज़ को हटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो शुभस्य शीघ्रम, जितनी जल्दी आप आ जाएंगे उतनी राहत की संभावनाएं अधिक रहेंगी। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर प्रदीप साहू ने जो सवाल पूछा था पंडित जी से और वैभव सर से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में कि क्या आप जानते हैं। इस सेगमेंट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि पोषण आहार क्या होता है और पोषण माह का क्या महत्व होता है। सितंबर माह को पोषण माह बताया गया है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, इसके अंदर अलग अलग तरह के कैंपेन्स चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह का आहार लेना चाहिए, साथ ही साथ कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए।
पुरुषों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी के लिए पोषण माह बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए कि हमें अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, तो आपके निकटतम जो भी आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कार्यालय हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं और उनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो नवजात शिशु हैं उनका पोषण कैसा होना चाहिए, इस बारे में खासा ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ नवजात शिशु का पोषण और उनका स्वास्थ्य तभी अच्छा हो सकता है जब उनकी मां स्वस्थ होगी। जब एक मां गर्भवती होती है तभी से एक बच्चे का जो पोषण है वो कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, ये तय होना शुरू हो जाता है। एक मां क्या डाइट ले रही है वो भी बेहद आवश्यक हो जाता है। आइए जानते हैं कि आपको पोषण में क्या क्या शामिल करना चाहिए, अपने आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि भोजन में आपको क्या क्या शामिल करना ज़रूरी है। अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसमें दैनिक तौर पर प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट्स की संतुलित मात्रा शामिल करें। अपने भोजन में उन चीज़ों को शामिल करें जिनमें आपको पोषण देने वाली ऐसी तमाम चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती हों। यानी कि आपको जो हमारा भारतीय भोजन है उसका अच्छे से सेवन करना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो हम सैलेड लेते हैं, खीरा, गाजर, टमाटर, इन सभी चीज़ों का हमें अच्छे से सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां जो रहती हैं उनका सेवन अच्छे से हमें करना चाहिए। हमें प्रोटीन के तौर पे जो मांसाहार लेते हैं उन्हें उस तरीके का सेवन करना चाहिए, लेकिन जो लोग मांसाहार नहीं लेते तो वो प्रोटीन दालों से प्राप्त कर सकते हैं, पनीर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको दही ज़रूर अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो आपको इनसे अलग अलग तरह के विटामिन, कैल्शियम्स मिल सकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आपको अपने परिवार का स्वास्थ्य का भी खासा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। यदि आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप समाज में, देश में योगदान दे सकते हैं उनकी उन्नति के लिए। ये तो बात हो गई पोषण की, जो हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आप यही सोच रहे हैं ना, भाई हमारे जो दोनों विषय हैं उन पे हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन कुछ ही पलों में मैं पुनः चलती हूँ और वैभव जी से बात करती हूँ कि किस तरीके से लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए जब किसी तरह का साइबर क्राइम हो जाता है। क्योंकि आपने पहली चीज़ हमें बताई कि फ़ोन अलग होने चाहिए, दूसरी चीज़ आपने हमें बताई कि कैसे अलग अलग बातों का ख्याल रखना चाहिए। 3 की पॉइंट्स भी सर ने हमें बताए थे। तो आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, और जैसा कि मैं आप सभी को बता रही थी कि प्राथमिक उपचार किस तरीके का होना चाहिए यदि किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो आइए उस पर डालते हैं एक नज़र। फर्स्ट एड दिवस के अवसर पे मैं आपको क्या फर्स्ट एड दिया जाता है पेशेंट को वो बताना चाहता हूँ। आम दिनों में आपके सामने कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है कि कोई अचानक आदमी बेहोश होकर गिर गया, या सडनली उसको हार्ट अटैक पड़ गया, या कार्डियक अरेस्ट हो गया, या इवन एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए जो एक प्रोटोकॉल हम लोग अपनाते हैं वो कहलाता है ABCDE। ए से हम सबसे पहले उस मरीज का एयरवे चेक करते हैं, बी से हम उसका ब्रीदिंग चेक करते हैं, सी से उसका सर्कुलेशन चेक करते हैं, डी से हम उसकी डिसेबिलिटी देखते हैं, और ई से अपन देखते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ एक्सेल या वो तो नहीं कर लिया है। तो ये सारे चीज़ जो ABCDE का प्रोटोकॉल अपन अपनाने से कई मरीजों को अपन बचा सकते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये सारा ABCDE प्रोटोकॉल से पहले आपको चाहिए कि 108 नंबर में डायल करके सबसे पहले उन्हें खबर कर दें कि एक पेशेंट की हालत सीरियस है। उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो मैं अब आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि सडनली आपके सामने कोई पेशेंट, कोई मरीज अचानक बेहोश होकर गिर जाए तो उसको अपन किस तरीके से रिवाइव करेंगे। पहला स्टेप ये है कि पेशेंट को जो है उसको एक हार्ड बेस पे लिटाना है। जो नीचे का फ्लोर हो, जैसे ज़मीन हो या कोई भी हार्ड बेस हो, उस पर लिटाना है। उसकी गर्दन की पोजीशन अपन को चेक करनी है। सबसे पहले अपना सिर उसके पास ले जाके देखना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं अपने कान से। हाथ रखना है छाती के ऊपर कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है कि नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं है, अगर उसका सांस नहीं चल रहा है, तो वो टाइम है जब मेरे को CPR स्टार्ट करना है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है
कि पेशेंट का जो पोजीशन है, किसी की मदद लेके उसके गर्दन को थोड़ा टिल्ट कर देना है। गर्दन टिल्ट करने से ये एयरवे जो है इनका स्ट्रेट हो जाता है। ये ट्रैकिया का एयरवे स्ट्रेट होने से सांस लेने में इजी होता है। एक इंसान को और चाहिए जो सांस लेने में हमें मदद करेगा। इस समय इस पोजीशन में पेशेंट है, अगर मुंह में सिक्रीशन है तो उतनी देर में अपन रुई या रुमाल से साफ़ करेंगे। अब कार्डियक मसाज देने की स्टार्ट करते हैं। कार्डियक मसाज के लिए अपने 2 हाथ को लेना है, लॉक पोजीशन करना है। लॉक पोजीशन करके पेशेंट के साइड में अपन को खड़े हो जाना है। एल्बो को भी लॉक करना है, कोई हाथ मोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट रखना है, लॉक करना है और इसको कंप्रेस करना है। ये जो कंप्रेस करेंगे ये 2 इंच तक दबना चाहिए, मतलब हल्का कंप्रेशन से हार्ट तक का कोई कंप्रेशन नहीं पहुंचेगा। अब मेरे को करना है बीट्स देना है, मुझे 30 बीट्स देना है एट द रेट ऑफ 100 बीट पर मिनट। तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद रुका और ये गया साइड में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के लिए। 2 रेस्पिरेशन दूंगा और 30 बीट दूंगा और ये चीज़ मैं कंटिन्यू करता रहूँगा तब तक जब तक के कि पेशेंट रिवाइव ना हो जाए। अब ये प्रोसीजर चल रहा है, इस बीच में भी मेरे को लगता है कि हार्ट वापस नहीं आया है, तो हमें एक मुक्का बनाना है और सीधे चेस्ट में जितनी ताकत से मार सकते मारना है। ये करीब 100 जूल के करंट के बराबर होता है। ये 100 जूल का करंट जैसे ही इसको मिला तो हार्ट दोबारा चालू हो सकता है और फिर हमें कार्डियक कॉम्प्रेशन स्टार्ट करना है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन था CPR का। इस समय अपन को एक और इंसान की मदद लगती है जो सांस दे। तो हर 30 बीट के बाद 2 सांस, फिर 30 बीट, फिर 2 सांस। ये एक प्रोसेस करने से किसी को हार्ट अटैक हो या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो वो उसका हार्ट वापस रिवाइव हो सकता है। तो जैसा कि हम सभी ने देखा किस तरह से हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी को प्राप्त हुई हैं, कैसे हम अपनी जान बचा सकते हैं। और महिलाओं को मैं खास तौर पर कहना चाहूँगी कि आपको ये छोटी छोटी बातों का खासा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमेशा ही हम कहते हैं कि बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिखाना चाहिए। हर बच्चे के अंदर अलग तरीके का टैलेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ उसको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए ये अवश्य ही सिखाना चाहिए। कराटे, टेक्वांडो, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि बच्चे अपना ख्याल खुद रख सकें। आइए दोबारा चर्चा जारी करते हैं। साइबर क्राइम पर हम बात कर रहे हैं श्री वैभव श्रीवास्तव जी से। सर, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा है कि आज हम किसी भी फील्ड में देखते हैं कुछ ऐसा अलग हटके करना चाहता है व्यक्ति कि उसका नाम हो जाए, और वही जैसे कई सारी फिल्मों में भी डायलॉग मिलता है कि हमें वो किक नहीं मिल पा रही, उसके लिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे आगे चल के पश्चाताप करना पड़ता है लोगों तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं साइबर क्राइम से संबंधित हैं जो घटित हो रही हैं और उस पर खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है? इस तरह की घटनाएं आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो यूथ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। जो यूथ है वो पहले किक के लिए क्या करता था, दूसरों की खिड़कियों पे पत्थर मार के जाता था या बाइक को बहुत उल्टा सीधा चलाता था। अब वो साइबर स्पेस में अपने आप को एनोनिमस रखते हुए किसी दूसरे को परेशान करने में किक ढूंढ रहा है जी। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक ऐसा भी केस आया था जिसमें जूम क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस आजकल हो रही हैं कोविड के दौरान, इसमें कुछ बच्चों ने अश्लील हरकतें की किसी और के नाम से लॉगिन करके, और उन्होंने ये माना कि चूंकि लॉगिन कहीं और से था वो पकड़े नहीं जाएंगे। पर इसके जो रिपरकशंस हैं, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इस पे इन बच्चों का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि इनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है जी। इस तरह की घटनाएं न सिर्फ उन टीचर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला देती हैं जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि माँ बाप जो आपको पढ़ने भेज रहे हैं उनके भी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती हैं। बिल्कुल। आपको सिर्फ किक मिलती है, परंतु आप ये भूल जाते हैं कि यदि आप पकड़े गए तो उसके बाद क्या होगा। आपका नाम हमेशा के लिए गूगल में दिखेगा कि आज से 20 साल पहले भी आपने कभी साइबर क्राइम किया था, आपने किसी को अश्लील मैसेज भेजा था और आप पकड़े गए थे। आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल की सज़ा हुई थी। ना आपको भविष्य में नौकरी मिलेगी क्योंकि एक सिंपल सी गूगल सर्च बता देगी कि आपका बैकग्राउंड कितना गंदा है जी। नहीं हो सकता है आपको सामाजिक जो इज्जत मिलती है वो मिले, क्योंकि आपका नाम देखते ही एक अपराधी के तौर पर दिखेगा।
और यकीन जानिए आपका नाम यदि एक बार गूगल सर्च या किसी भी सर्च में अपराधी के रूप में दिखना शुरू हो गया तो वो कभी नहीं मिटेगा। आप आज से 50 साल बाद भी अगर सर्च करेंगे अपने नाम की तो आपको दिखेगा कि सन 2022 में ये व्यक्ति 6 महीने के लिए इस काम से जेल गया था। तो कृपया आप जितने भी बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं जो किक के लिए इस तरह की चीज़ों को करते हैं, मैं उनसे कहूँगा दूर रहें और उनके माँ बाप से कहूँगा कि अपने बच्चों से लगातार जो है वो संवाद स्थापित करें। संवाद ही उनके बच्चों को उस अकेलेपन में जाने से रोकता है जिससे कि वो इस तरह की किक ऑनलाइन ढूंढते हैं। तो किक आपके लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक है सच में भी। लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं, आजकल सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ भी स्मार्ट हो रही हैं, टीवीज़ भी घर की स्मार्ट हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका उपयोग हम घर में करते हैं और ख़ास तौर से हमारे बेडरूम में आजकल टीवी आ गया है और टीवीज़ में भी कैमरेज आने लगे हैं। तो सर क्या ये सेफ़ होता है? क्या इसके थ्रू भी साइबर अपराध किया जा सकता है? देखिए, हाँ ना, लाइटर नोट, अगर हमारी डिवाइसेस हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो हमें खतरा है। हमारी टीवी स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि हमारा जो आलस है वो यहाँ पे आ जाता है। कौन हमको रोकता है इस चीज़ से कि हम उठ कर के टीवी सोते वक्त स्विच से ऑफ करें? कोई नहीं रोकता। कौन हमको रोकता है इस बात से कि हम उठें और अपने वाईफाई का सिग्नल रात में स्विच ऑफ कर दें? क्योंकि जो हमारी टीवी है या हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, इसको रिमोट असिस्टेंस के द्वारा टेक ओवर किया जा सकता है। ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें जब आप सो रहे होते हैं आपकी टीवी अपने आप ऑन रहती है और उसका कैमरा फंक्शन करता है जबकि आप उसको रिमोट से ऑफ करके सोए थे। तो अगर उसका कैमरा फंक्शन कर रहा है तो आपके उन अंतरंग पलों को न सिर्फ वो देख रहा है बल्कि रिकॉर्ड भी कर रहा है और हो सकता है वो कहीं पे उसको लाइव भी चला रहा हो। बिल्कुल। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको भी देखा होगा कि जो हमारे स्मार्ट स्पीकर्स हैं वो आपकी और हमारी बातों को सुनते हैं और फिर वो कहीं और उसको स्टोर करते हैं। ये सारी स्मार्ट डिवाइसेस बनाई इसलिए गई हैं ताकि हमको थोड़ी सी आसानी हो, हमारे जीने में आसानी हो, हमको अच्छा लगे, बहुत अच्छा फील हो। परंतु हमको अपनी स्मार्टनेस का स्तर इन डिवाइसेस के स्मार्टनेस के स्तर से ऊपर रखना है यदि हम ये नहीं चाहते कि ये डिवाइसेस हमारे घर में घुसकर हमको नुकसान पहुंचाए। जैसे कि अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है जिसमें कैमरा है तो कोशिश करें कि आप अपनी टीवी को हमेशा स्विच से ऑफ रखें ताकि आपके इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई आपके टीवी को आपके अनचाहे ऑन न कर ले। अगर आपके घर में अलग अलग तरह के स्मार्ट लैंप्स हैं, स्मार्ट ऑडियो है, तो उन पे भी आप इसी तरह की नज़र रखें कि कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पे वो लिंक कर रहे हैं, कहाँ आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली आपको खुद ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है स्मार्ट डिवाइसेस को यूज़ करने में। बिल्कुल, यानी कि हमें उनका उपयोग करना है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो, इसलिए उपयोग नहीं करना है हमें ताकि आगे चलकर उनकी वजह से हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। आइए पंडित जी से जानते हैं, जब पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है इन 16 दिनों में, तो किस तरह से करना चाहिए और पूजन का क्या विधान है? देखिए, पितृपक्ष में अन्नदान करने का विशेष महत्व है जी। अब अन्नदान किसे करना चाहिए? तो एक सूक्ति है, सुपात्र दानाच भवेद धनाढ्यः कुपात्र दानाच भवेद दरिद्री। सुपात्र को यदि दान दिया जाए तो दान करने वाला अर्थात दाता धन संपन्न होता है, उसके धन धान्य में वृद्धि होती है। अब सुपात्र ढूंढने का, सुपात्र का चयन विशेष रूप से महत्व रखता है। जिसको अन्न की आवश्यकता है ऐसे निर्धन व्यक्तियों को दान करें, वस्त्रों की आवश्यकता है वस्त्र दान करें। साथ ही साथ चूंकि ये आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और ब्रह्म का विषय है, इसीलिए ब्राह्मण का, सुयोग्य ब्राह्मण पुरोहित जो कर्मकांडी हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसको स्वादिष्ट भोजन कराए, उसको विशेष रूप से छत्र का, छाता का और वस्त्रों का दान करे। अब यह क्रम गरुड़ पुराण में तो ये बतलाया है कि 1 वर्ष पर्यंत निरंतर करते रहना चाहिए जी। यदि साधन संपन्न व्यक्ति है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो उसे ये करते रहना चाहिए। और यदि साधन संपन्न नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये जो 15-16 दिन जो होते हैं जी। इस 16 श्राद्ध में, श्राद्ध के पक्ष में प्रतिदिन करना चाहिए। अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान इत्यादि यथासंभव करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए जी। लेकिन सुपात्र के लिए। बिल्कुल। अब इसी में कहते हैं कि ये विभिन्न तिथियां जो हैं, इन तिथियों में
भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न श्रेणी के व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है। जी जैसे पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ तो पूर्णिमा एक प्रतिष्ठित श्राद्ध कहलाता है, माने प्रतिष्ठित व्यक्ति को श्राद्ध। फिर वो प्रतिपदा द्वितीया सबका चलता है, यद्यपि प्रतिदिन चलता है। और आते आते ये कई बार क्या होता है, एक संभावना ये भी बनती है कि एक तिथि का क्षय हो गया है, संयुक्त रूप से दोनों तिथि हो गई हैं, तो उस दिन डबल श्राद्ध करते हैं। 2 बार तर्पण, जैसे 3 बार करते हैं मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो 6 बार करें। एक व्यक्ति का भोजन कराते हैं तो 2 व्यक्ति को करें, और उसका नाम लें जिसकी तिथि हो और उसका नाम लें जिसकी तिथि हो अगली। तो इस प्रकार से तो ये किया जाता है। इसके पश्चात क्रम आता है जैसे विशेष श्राद्ध का। अब मातृ नवमी आती है अष्टमी के बाद, तो माता का विशेष श्राद्ध उस दिन किया जाता है, विशेष पूजन उस दिन किया जाता है। बिल्कुल। पूजन के रूप में उनकी तस्वीर, उनका चित्र रख लेते हैं, उत्तर की ओर टिकाते हैं, दक्षिण की ओर उस तस्वीर का मुंह रहना चाहिए, ये विधान है। किसी का भी श्राद्ध करें, चूंकि दक्षिण दिशा का मैंने पहले भी उल्लेख किया, यम की दिशा मानी जाती है, और सारा पितृयान जो हमारा है वो दक्षिण दिशा की ओर। जब भी सवदाह किया जाता है तो उसके पैर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर। उसका भाव ये रहता है कि हे यमदेव, ये हमारा जो वंशज है जिसका हम दाह संस्कार करने जा रहे हैं, ये अपने पैरों से चल करके आपकी ओर आ रहा है, आपके लोक की ओर आ रहा है। तो ये भाव रहता है, दक्षिण को महत्व दिया गया। दूसरा, इसी में एक क्रम आता है अंत में। क्या होता है समाज में सब तरह के, अभी देखिए श्रीवास्तव जी ने क्राइम की बात की है, तो क्रिमिनल्स भी होते हैं, उनकी भी तो मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु कैसे होती? शस्त्रघात के द्वारा किसी ने मार दिया। अब उसने जन्म भर तो अपराध किया है, अब उसको भी तो, उसकी भी आत्मा को शांति देना है, उसका भी तो मोक्ष होना चाहिए। तो हमारे यहाँ गय नाम के एक राजा हुए हैं, उन्होंने हजारों यज्ञ गया में, जो आज का गया है बिहार में, वहां पर किए थे, और वहां पिंडदान किया था। इसलिए वो बड़ी भूमि पवित्र मानी गई है श्राद्ध के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए। और भागवत में एक वर्णन आता है, धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है भागवत का महात्म्य सुनाते समय। तो कहा गया, पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पूर्वजों के प्रसन्न होने पर सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ जो मैं उल्लेख कर रहा था कि धुंधकारी और गोकर्ण का, धुंधकारी ऐसा ही क्रिमिनल था, अपराधी था, जो उसके तमाम सारे अपराध के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वहां तो उल्लेख बहुत सारे किए गए हैं, और उसका शस्त्रघात से उसे जला के मार दिया गया था, अग्नि भर के बांध करके, ये उल्लेख मिलता है भागवत में। तो उसका जो भाई है गोकर्ण, वो बड़ा, गोकर्ण वो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, भागवत में वो उल्लेख है, महाखल था, महादुष्ट था। गोकर्ण ज्ञानी थे, पंडित थे। तो वो सारे तीर्थाटन करते रहे, उसकी आत्मा को शांति देते रहे। तो एक दिन वो स्वयं प्रेत के रूप में प्रकट हुआ और उसको आवाज सुनाई दी, गया पिंड सते नापी नमे मुक्तिर भविष्यति। तुम सैकड़ों पिंडदान गया में करो हे भाई, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो व्यास जी से और सूत जी के माध्यम से प्रश्न किया कि इसकी मुक्ति बतलाइए कैसे होगी। तो कहता है, तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जन जन में होना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में भागवत का बहुत महत्व है। भागवत का गुणगान करते हैं, तो ये इस प्रकार से उसका विधान मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने गया जी का नाम लिया, तो कई लोग गया जी में जाके एक बार तर्पण कर आते हैं और उसके बाद फिर उन्हें लगता है कि हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या ये सत्य है, या फिर उसके बाद आके भी श्राद्ध करना आवश्यक रहता है? देखिए, श्राद्ध और तर्पण 2 अलग अलग चीजें हैं जी। श्राद्ध, श्रद्धया कृतम कर्मम इति श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाए, आध्यात्म कर्म विशेष करके, वो श्राद्ध कहलाता है। तो तर्पण, और तर्पण तो जो तिलोदक इत्यादि जो मैंने बतलाया, वो तर्पण है। तो तर्पण तो वहां किया जाता है, पिंडदान वहां किया जाता है, और उससे तो मोक्ष का विधान हमारे शास्त्रों में है कि मोक्ष का विधान होता है प्रेत का। प्रेत ही बोलते हैं उसको, जो पितर जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनका मोक्ष हो गया। लेकिन उनकी स्मृति में श्राद्ध करना नितांत आवश्यक है। श्राद्ध से तात्पर्य कम से कम उस 15 दिन में किसी को भी भोजन
अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि का उल्लेख मिलता है, वो निरंतर करते रहना चाहिए जी। और उससे छुटकारा नहीं मिलता। दूसरा एक और यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे 4-5 भाई होते हैं परिवार में, वैसे तो प्रत्येक को करना चाहिए। जी। प्रत्येक संतान का उल्लेख है कि संतान में पुरुषों का विशेष करके कि उनको करना ही चाहिए, लेकिन कहते हैं अगर सुविधा नहीं है तो बड़ा भाई कर ले, और बड़ा भाई यदि उसको सुविधा नहीं मिल रही तो छोटा भाई कर ले, जी। कोई ना कोई करे। और यहाँ तक कि बतलाया तो ये भी गया है कि कोई नहीं है तो पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र, श्राद्धे त्रीणी पवित्राणि आतपा कुतपस्तिलः, मध्याह्न काल विशेष पवित्र रहता है। और जो पुत्री का पुत्र है, जिसको क्या अपनी देशज भाषा में नाती पोता कहते हैं, नाती कहते हैं, नाती अपने नाना जी का श्राद्ध कर सकता है, तर्पण कर सकता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो वो करना ही चाहिए, बिल्कुल, यानी कि करना ही चाहिए। हमें अपने पितरों को याद रखना चाहिए और उनका श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। आइए वापस चलते हैं। साइबर क्राइम की चर्चा कर रहे थे हम, और हम सभी देखते हैं कि आजकल जो ट्रांजैक्शन हो गया है वो सारा ऑनलाइन हो गया है। यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू अलग अलग ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसी धोखाधड़ी देखी गई है जिसकी वजह से लोगों को बाद में परेशानी होती है। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए सर जब किसी भी तरह का यूपीआई पेमेंट करते वक्त? क्योंकि कई बार तो स्कूल्स की फीस भी क्यूआर कोड भेज दिया जाता है कि आप इस पे सेंड कर दीजिए। जी, तो सर मैं इसका जवाब चाहूँगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? हेलो जी, क्या प्रश्न है आपका? नीता ठाकुर। जी नीता जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा ना दिसंबर 2019 में बैग गिरा था, मेरी गाड़ी से गिर गया था, उसमें 2 फोन थे मेरे। जी। तो मैंने तुरंत नियरेस्ट थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई थी। जी। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि मिल जाएगा, कि मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर मैं साइबर सेल में गई, साइबर सेल में मैंने रिपोर्ट करी, लेकिन आज तक मेरे दोनों फोन नहीं मिले। यदि उसका कोई समाधान है तो बताएंगे क्या? बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका जो फ़ोन गायब हुआ है, किसी भी फ़ोन को ढूंढने के लिए आवश्यक है कि उस फ़ोन का वापस से इस्तेमाल शुरू हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चूँकि 2019 में फ़ोन गिरे हुए हैं, तो संभवतः आपके फ़ोन का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, क्योंकि यदि इस्तेमाल होता तो इसका अलर्ट पुलिस के पास आ जाता है। अब क्या आप भोपाल से बोल रही हैं? फोन कट गया Okay. सर जी। जबलपुर से उनका कॉल था। आपका फ़ोन जबलपुर से था, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार और उसी थाने में जाके बात करें जिसमें आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ था। हो सकता है कि आपका फ़ोन दोबारा से चालू हुआ हो और फिर उसको पुलिस को अलर्ट नहीं आया, तो एक बार और प्रयास किया जा सकता है। परंतु चूंकि 2019 का ये है, मुझे लग रहा है कि संभावना ये है कि आपके फ़ोन का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाया होगा। आपने फ़ोन में जो लॉक है वो अच्छा रखा होगा, तो आपके फ़ोन का दोबारा इस्तेमाल कर नहीं पाया होगा जिसने भी उसको चुराया है। बिल्कुल, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका फ़ोन ओपन ही नहीं हुआ, उसका यूज़ ही नहीं हुआ, इस वजह से आपका फ़ोन नहीं मिल पाता। क्योंकि हम भी जब सिक्योरिटी लॉक्स लगाते हैं तो ऐसा सोचकर ही लगाते हैं कि कोई खोल नहीं सके उसे, इस्तेमाल नहीं कर सके इसे, इसलिए वो फ़ोन ओपन नहीं हुआ होगा और आपको अभी तक नहीं मिल पाया है। सर मैं चाहूँगी, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा था यूपीआई से संबंधित, आप उसका जवाब दें। यूपीआई ट्रांजैक्शन हाल फिलहाल में न सिर्फ सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ट्रांजैक्शन है और ये बहुत ही सेफ़ है, सिक्योर है जी। अगर हम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, जिसमें से सबसे पहला मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। यूपीआई पेमेंट में आपके पास पेमेंट आने के लिए आपको अपना पिन नहीं डालना पड़ता है। मैं फिर से दोहराऊँगा, आपको किसी तरह का पिन या ओटीपी किसी पेमेंट को लेने के लिए नहीं चाहिए। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि आजकल आपके पास फ़ोन आता है कि हम आपको कुछ पैसे भेज रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा मैसेज बना के भेजा जाता है जिससे आपको लगता है कि ये पैसा आपको दरअसल आने वाला है जी। परंतु जो फ्रॉडस्टर है वो आपसे कहता है कि इसमें ओटीपी डाल दीजिएगा अपना, या अपना पिन डाल दीजिएगा। तो मैं वापस से इसीलिए कहना चाहूँगा कि यूपीआई में हमेशा ध्यान रखें, यदि आप पिन डाल रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आपके अकाउंट से कटने वाला है, न कि आपके अकाउंट में आने वाला है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरा ये कि जब भी कभी यूपीआई का इस्तेमाल करें तो प्रयास ये करें कि यूपीआई उस बैंक खाते से लिंक रखें जिस बैंक खाते में पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हो। यूपीआई की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो आप कितना भी ट्रांजैक्शन अपने बैंक खाते से कर सकते हो, परंतु यदि आपकी सावधानी में कमी रहेगी तो यूपीआई हैक या आपका बैंक अकाउंट लिंक होने के कारण आपके बैंक के सारे पैसे भी एक बार में
फ्रॉडस्टर ले जा सकता है। तो प्रयास करें कि अपने एक बैंक अकाउंट को ऐसा रखें जिसमें यूपीआई लिंक हो और पैसे उसमें कम हो, 25,000 50,000 डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आप उसमें खर्च करना चाहते हैं। तो इन दो चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो यूपीआई पेमेंट बहुत ही सेफ़ है। मैं दोहराना चाहूँगा, अगर आप पिन नंबर डाल रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी लिखा आपको दिख रहा हो, आप ये मान के चलें कि पैसा आपके पास आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। और दूसरा, आपके यूपीआई अकाउंट को पूरी तरह से उस बैंक अकाउंट से लिंक करें जिस बैंक अकाउंट में पैसे कम हो, न कि उस बैंक अकाउंट में जिसमें कि आपके ज़्यादातर पैसे हों। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उससे यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं और फ्रॉड होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल वीडियो कॉल जो है उसका ज़माना है, लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, लेकिन वीडियो कॉल का सही इस्तेमाल ना करते हुए कई लोग उसे गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस तरह की रिकॉर्डिंग्स होने के बाद किसी के साथ साइबर अपराध हो जाता है तो उसे उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी वीडियो कॉल को पिक नहीं करें जो आप पहचान नहीं रहे हैं। ये पहली चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। जी। दूसरी चीज़, यदि हम किसी वीडियो कॉल को पिक करने भी जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा जॉब ऐसा है कि हमको वीडियो कॉल्स पिक करनी पड़ती हैं अननोन नंबर से, तो हमेशा वीडियो कॉल पिक करते वक्त जो आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा है उस फ्रंट कैमरे को बंद कर लें। जी। जब तक कि सामने स्क्रीन पे कौन है ये आपको दिख नहीं जाए, आप उसको एकदम श्योर नहीं हो जाए कि ये व्यक्ति फ्रॉडस्टर नहीं है, तब तक आवश्यकता नहीं है आपको अपना चेहरा दिखाने की। क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि आजकल आप फ़ोन ऑन करेंगे, आपको एक वीडियो कॉल आएगी, द मोमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, सामने से कोई व्यक्ति जो है आपको कुछ अश्लील वीडियो दिखाता है या अश्लील चित्र दिखाता है और आपसे मांग करता है कि आप भी ऐसा ही करें। आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में वो आपकी फ़ोन स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता है। उस फ़ोन स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको डराता है कि यदि आपने पैसे नहीं दिए तो हम इस क्लिप को, जिसमें आप वो अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, उसको हम वायरल कर देंगे, आपके दोस्त या रिश्तेदार या यूट्यूब या फेसबुक पे डाल देंगे। जी। उससे बचने का पहला तरीका ये है कि आप इस जाल में फंसे ही नहीं और अपना कैमरा ऑफ रखें। दूसरा, यदि आपके साथ हो भी जाता है मान लें, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी साइबर पुलिस थाने में जाएं या अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाएं और वहाँ पर जाके इस बात की कंप्लेंट कर दें कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। जी। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम लोग उनको जाके पकड़ते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी पकड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले तो वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचें और यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो डरें या घबराएं नहीं, क्योंकि दरअसल ऐसी किसी चीज़ में अपराधी आप नहीं है, आपके साथ अपराध हुआ है। भले ही वो अपराध अश्लीलता का हो, सामाजिक चीज़ें इससे जुड़ी हुई हो, परंतु आप विक्टिम है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने कोई गलती नहीं की है, आप पुलिस के पास बेझिझक आएँ। देखने में आया है कि बहुत सारे लोग इसमें पुलिस कंप्लेंट करने से डरते हैं, ये कहते हुए कि हमारा नाम बाहर चला जाएगा। तो बिल्कुल मत डरिए। मैं फिर यही कहूँगा कि हमको सामाजिक तौर पे इस बदलाव को लेने की ज़रूरत है कि यदि सामने वाला हमारी किसी सामाजिक चीज़ को बताकर, हमारी अश्लीलता बताकर उससे हमें ब्लैकमेल कर रहा है तो हम नहीं हो। पुलिस आपकी मदद के लिए है, आप सामने आए, अपनी बातें कहें, वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सर ने शुरुआत में ही कहा था कि यदि हम अपना आलस्य छोड़ देंगे, यदि हम सावधान रहेंगे तो हम साइबर अपराध से बच सकते हैं। चूँकि कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर है, समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप दोनों का ही। डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। धन्यवाद। और वैभव जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, आप यहाँ पर आए समय निकाल के और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी के साथ साझा की। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, तभी आप साइबर अपराध से बच सकते हैं। और जो हमने पितृपक्ष की आज बात की है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें अपने पितरों का आशीर्वाद तो चाहिए होता है, हर चीज़ चाहिए होती है, लेकिन उनको भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसलिए 16 श्राद्धों में हमें उनका खासा ख्याल रखना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, भोजन कराने का महत्व है ही, लेकिन साथ ही साथ वस्त्र दान का, छत्री दान का महत्व भी है, इसलिए आप ये अवश्य ही करें।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसे ही और जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, नए नए विषय आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दे रहे हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार एमपी।